हेलो दोस्तों, सभी के लिए इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आ गया है। तो आप सभी देखें और पूरा टाइम देकर इसको वीडियो देखें, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों में महत्वपूर्ण विविधता पाई जाती है। इन स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है? प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत और एक होता है अपने विदेशी यात्रियों के स्रोत। तो पुरातात्विक जो प्राचीन जो क्या होते हैं, इतिहासकार होते हैं, उनके द्वारा खोजे जाते हैं। साहित्यिक जैसे पुस्तकों में लिखा गया, कोई साहित्य लिखा गया है, तो उससे हमें पता चलता है कि भारतीय इतिहास कैसा था, किस प्रकार इसका वर्णन हुआ है। और विदेशी यात्रियों के अनुसार जैसे चीनी यात्री हो गए, मोरक्को से आए हुए हो गए, यानी कई प्रकार के जो यात्री आते थे उनसे भी हमें भारतीय इतिहास के वर्णन मिलते हैं। किसके मिलते हैं? भारतीय इतिहास के विवरण हमें मिलते हैं। सबसे पहले बात करूंगा पुरातात्विक स्रोत की। किसकी बात करूंगा? पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारत को जानने का सर्वाधिक सक्षम और विश्वसनीय साधन माना जाता है। क्या माना जाता है? सर्वाधिक विश्वसनीय और सक्षम साधन माना जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला आदि सम्मिलित होती है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद किसको कहते हैं? जो हमें अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला आदि सम्मिलित होती है, और इन वस्तुओं का जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है वह क्या कहलाता है? पुरातत्वविद कहलाता है। क्या कहलाता है? पुरातत्वविद कहलाता है। आर्कोलॉजिस्ट क्या कहलाता है? आर्कोलॉजिस्ट कहलाता है। प्रमुख पुरातत्व स्रोतों का वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले बात करूंगा आपके सामने सिक्कों की। सिक्के जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉइन्स। तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। और प्राचीन काल में तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्के बनते थे। तो याद क्या रखना है अपने को? जो पुरातात्विक स्रोत से उस समय थे, प्रमुख रूप से अपने को तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्के बनते थे। भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहते थे। क्या कहते थे? जो प्राचीन भारतीय महाद्वीप है उस समय भारत का उपमहाद्वीप नाम होता था। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वाधिक जो प्राचीन सिक्कों को क्या कहते थे? जो आहत सिक्के कहते। क्या कहते? आहत सिक्के कहा जाता था। जो अधिकांश चांदी तथा तांबे से निर्मित होते। अधिकांश सिक्के चौकोर तथा कुछ वर्गाकार एवं गोलाकार होते थे। कैसे होते थे ये सिक्के? कुछ तो चौकोर होते, कुछ वर्गाकार होते और कुछ क्या होते? गोलाकार होते थे। आहत सिक्के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में पंजाब तथा हरियाणा के कबीलाई गणराज्यों द्वारा जारी किए गए। जो आहत सिक्के थे किसके द्वारा? एक तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में पंजाब, हरियाणा के कबीलाई जो गणराज्य थे उनके द्वारा ये सिक्के जारी किए गए थे, जिसमें योध्य गणराज्य प्रमुख था। जिसमें क्या था? योध्य गणराज्य प्रमुख माना जाता था। प्राचीन काल में पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। किसके? जो मिट्टी के सांचे होते थे उसमें भी सिक्के बनाए जाते थे, चाहे वो चकोर हो जाए चाहे गोल हो, उस प्रकार के सिक्के पकाए जाते थे। कुषाण काल के अर्थात ईसा की आरंभिक 3 शताब्दियों के भी हमें देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं अपने कि प्राचीन कालीन सिक्कों की निधियां वर्तमान में कोलकाता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई और चेन्नई के संग्रहालयों में सुरक्षित है। प्राचीन भारत के आरंभिक सिक्कों पर या तो कुछ के प्रतीक मिलते हैं, परंतु बाद के सिक्कों पर शासकों और देवताओं के नाम तथा तिथियां भी उल्लेखित मिलती है। जो कुछ सिक्के हैं जैसे दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, लखनऊ हो गया, जयपुर हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पर जो कुछ संग्रहालय बने हुए हैं, संग्रहालय का मतलब हो गया जहाँ पर किसी अभिलेख को, किसी कोई पुरातात्विक चीज को, वस्तु को यहाँ पर सुरक्षित रख सकते हैं हम। तो ऐसे संग्रहालय कहाँ पर बने हुए? अपने लखनऊ में, पटना में और अपने दिल्ली में, जयपुर में, मुंबई में, यहाँ पर बने हुए हैं। और यहाँ पर इस जो आज सिक्के हैं, प्राचीन सिक्के, कोई भी सिक्का है वहाँ पर क्या रखा हुआ है? सुरक्षित रखा हुआ है। तो प्राचीन भारत के अधिकांश सिक्कों पर तो कुछ के प्रतीक मिलते हैं, परंतु बाद के सिक्कों पर शासकों और देवताओं के नाम तथा तिथियां भी उल्लेखित होती हैं। फिर बात करेंगे कि प्राचीन भारत में पहली बार स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय हिंद, यवन, इंडो ग्रीक शासकों को दिया जाता है। प्रश्न आ सकता है कि जो प्राचीन भारत में सबसे पहली बार स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो हिंद, यवन यानी इंडो ग्रीक शासकों को दिया जाता है, जिन्होंने दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया। किस पर किया था? पश्चिम जो राज्य थे वहां पर उसने शासन किया था।
शासकों से अनुमति लेकर व्यापारियों, स्वर्णकारों की श्रेणियां और में प्राचीन काल में अपने कुछ सिक्के चलाए। इससे शिल्पकारों और व्यापार की उन्नत अवस्था सूचित होती है। सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले। अपने को सबसे ज्यादा सिक्के कहाँ के मिले? मौर्य काल के, यानी मौर्योत्तर काल। जब मौर्य काल समाप्त हो गया था, उसके बाद का जो समय आता है, शुंग वंश हो गया या उसके बाद का कोई भी समय, तो वहां पर अपने को क्या मिलता है? सबसे ज्यादा सिक्के देखने को मिलते हैं, जो विशेष थे शीशे, पोटीन, तांबे आदि कांसे आदि के बने हुए थे। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। गुप्त शासक थे, उन्होंने सबसे अधिक कौन से सिक्के जारी किए थे? तो उन्होंने सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी किए थे। इससे ज्ञात होता है कि व्यापार वाणिज्य की स्थिति गुप्त काल में समृद्ध थी। समृद्ध यानी अच्छी थी। तो इसके विपरीत गुप्तोत्तर काल, यानी जब गुप्त काल पूरा हो गया, गुप्त काल का पतन हो गया, उसके बाद जब गुप्तोत्तर काल आया था, उस समय सिक्के बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुए, जिससे ये ज्ञात होता है कि उस समय व्यापार शिथिल हो गया था, यानी कम हो गया था, इसमें गिरावट आ गई थी। और सिक्कों पर राजवंशों, देवताओं के चित्र, धार्मिक प्रतीक और लेख भी अंकित होते। क्या क्या अंकित होते? एक तो राजवंशों और एक देवताओं के नाम, एक धार्मिक प्रतीक और लेख अंकित होते, और सभी तत्कालीन कला और धर्म पर प्रकाश डालते थे। ये हो गया इसका प्रश्न। फिर एक प्रश्न आता है अगला, अभिलेख से। अभिलेख से प्रश्न पूरा का पूरा बनने के चांस होते हैं। तो अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र कहते हैं, और इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पूरा लिपि शास्त्र कहते हैं। ये साहित्यिक स्रोतों में आते हैं, ये अपने को जानकारी स्रोत मिलते हैं पुरातात्विक स्रोतों में। फिर आगे साहित्यिक स्रोत भी आएंगे, तो एक एक की बात करते हैं अपने। अभिलेख हो गया, तो अभिलेखों के प्रकार की बात भी कर लेते हैं। अभिलेखों के प्रकार तो प्रमुख रूप से, छोटा कर लेते थोड़ा, हाँ, अभिलेखों के प्रकार तो भारत के प्राचीन इतिहास को समझने में 4 महत्वपूर्ण अभिलेख हमारी सहायता करते हैं। कितने करते हैं? 4 अभिलेख। एक तो अधिकारियों तथा जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक राज्यादेश या निर्णयों की सूचना देने वाले अभिलेख, और दूसरे होते हैं अनुष्ठानिक अभिलेख। पहले अधिकारियों जनता की जानकारी, और दूसरे होते हैं अपने अनुष्ठानिक अभिलेख, जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव, शैव इत्यादि संप्रदायों के अनुयायियों तथा भक्ति भाव से स्थापित स्तंभों, प्रशस्त्र फलकों या मंदिरों और प्रतिमाओं पर अंकित होते हैं। वे भी क्या होते हैं? अनुष्ठानिक अभिलेख होते हैं। तीसरे होते हैं राजा तथा विजेताओं के गुणों, कीर्तियों का वर्णन करने वाली प्रशस्तियों को अभिलेखों के रूप में उत्कीर्ण किया जाता है। चौथा आता है दान पात्र। दान पात्र में शिल्पियों तथा व्यापारियों द्वारा धर्मार्थ कार्यों को संपादित करने वाले जो अभिलेखों का प्रयोग होते हैं, वे होते हैं दान पात्र के अंतर्गत आते हैं। शासकों तथा सामंतों द्वारा किए गए भूमि दान के अभिलेख अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे प्राचीन भारत की भू व्यवस्था तथा प्रशासन के विषय में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होती है। क्या होती है? आवश्यक सूचनाएं अपने को प्राप्त होती है। ये देखो महत्वपूर्ण आपके लिए काटा है। क्यों है? क्योंकि आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर बन जाए। अगला पॉइंट आता है साहित्यिक स्रोत। तो पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए हमें इतिहासकार शब्द का, स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, और अतीत के अध्ययन के लिए अधिकांशतः किसका प्रयोग करते हैं? पांडुलिपियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें लिखी गई है। और भारत में पांडुलिपियां भोजपत्रों, ताम्रपत्रों पर लिखी हुई थी। जो भारत में पांडुलिपियां थी वो भोजपत्रों, ताम्रपत्रों पर लिखी हुई थी। वहीं मध्य एशिया में मेष चरम तथा काष्ठ फलकों पर लिखी हुई थी। कहां पर मिलती है? काष्ठ फलकों पर अपने को मिलती है। अधिकांश ग्रंथ धार्मिक विषयों पर मिलते हैं। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सम्मिलित होते हैं। प्रश्न पूछ लें कि हिंदुओं के धार्मिक साहित्य कौन से? तो अपने वेद हो गए, रामायण हो गए, महाभारत हो गए, पुराण हो गए। याद सुनने से बहुत ज्यादा होता है। आप इतना मैटर अगर पढ़ोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, याद भी कम होगा। लेकिन अगर आप इसी को ध्यान से अगर सुन लोगे 1-2 बार, तो आपका बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां प्राप्त हुई है, परंतु इनमें से अधिकांश दक्षिण भारत, कश्मीर तथा नेपाल से प्राप्त हुई है। साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है वैदिक साहित्य, एक होता है धार्मिक साहित्य, और एक होता है धर्मेतर साहित्य। तो वैदिक साहित्य आपको पता है, जिसमें अपने को जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक साहित्य या वेदों के बारे में, आरण्यों के बारे में, उपनिषदों के बारे में बात करेंगे, वो हो गया वैदिक साहित्य। जबकि धार्मिक साहित्य में भी
अलग अलग देवताओं के बारे में जानकारी है, अलग अलग जानकारी मिलती है। धर्मेंद्र साहित्य उसके बाद का जो काल होता है वो होता है धर्मेंद्र काल। ठीक है, तो अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं आप चैनल पर, और वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर आप सोच रहे हैं कि वीडियो तो अच्छा है, सर समझा भी अच्छा रहे और हमारे परीक्षा में ये प्रश्न आएगा और आगे भी प्रश्न जो बताएंगे सर वो आएंगे, तो आप एक बार लाइक कर दीजिए और बाद में कमेंट करके बताना कि सर बहुत अच्छा था वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूले। फिर वैदिक साहित्य में वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, उपनिषद हो गए, सूत्र साहित्य इत्यादि शामिल होते हैं। जबकि धार्मिक ग्रंथों में क्या होते हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों से जुड़ी रचनाओं का उल्लेख होता है। जैसे महाभारत का रचनाकार कौन था, गीता के रचयिता कौन थे, जैन धर्म में जातक कथाएं हो गई, या मान लो अपने को कोई भी बौद्ध धर्म से संबंधित मिलते हैं, अपने उल्लेख मिलते हैं, या काव्य मीमांसा है, पंचतंत्र है, विष्णु शर्मा की कुछ भी मिलता है, तो ये सब आते हैं धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत। जबकि धर्मेंद्र ग्रंथों में अपने प्राचीन भारत के रचनाकारों की रचनाओं को स्थान दिया गया है, जिसमें अलग अलग प्रकार की काव्य मीमांसा हो गई, कर्पूर मंजरी हो गई, अभिज्ञान शाकुंतलम है, या कोई भी रचित नैतिकता संबंध बताए गए, ये होते हैं सब धर्मेंद्र ग्रंथों में अंतर आते हैं। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में बात करते हैं सबसे पहले अपने कि वैदिक साहित्य में वेद सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। वेद क्या होते हैं, नया प्रश्न है, वैदिक साहित्य को समझाइए और इसका प्रश्न आएगा, पूरा चांस है बनने का। तो ऋग्वैदिक साहित्य में वेद सबसे महत्वपूर्ण है और ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग मानी जाती है। वहीं अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथों और आरण्यक और उपनिषदों की रचना 1000 से 500 ईसा पूर्व में कब हुई है। तो एक जो ये आरण्यक है, उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, इन सब की रचना अपने 1000 से 500 ईसा पूर्व में मानी जाती है। जबकि ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की क्या मिलती है, अपने को स्तुतियाँ मिलती है। क्या मिलती है, स्तुतियाँ मिलती है। परंतु बाद के वैदिक साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जातुडोना, पौराणिक आख्यान भी अपने को देखने को मिलते हैं। जबकि वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए वेदांगों अर्थात जो वेदों के क्या माने जाते हैं, अंश माने जाते हैं, अर्थात वेदांग कितने होते हैं, 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, जिसकी बात आगे करूंगा मैं आपके लिए। तो वैदिक जो ग्रंथ होते हैं उनको समझने के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ती है, वेदांगों की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, वेदांगों की जरूरत पड़ती है। फिर अगला पॉइंट है वेदांग। देखो कितना साफ और अच्छे से आपके लिए पॉइंट ढूंढ कर लाया हूं। वेदांग शिक्षा, उच्चारण विधि, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, निरुक्त, भाषा विज्ञान, छंद और ज्योतिष, इनमें से प्रत्येक शास्त्र के चतुर्दिक प्रचुर साहित्य विकसित हुए। ये साहित्य गद्य में नियम रूप से लिया गया है। संक्षिप्त होने के कारण ये नियम सूत्र कहलाते हैं। जो वेदांग होते हैं उनको नियम सूत्र भी कहते हैं। लेकिन आपको वेदांग कितने हैं ये भी याद रखना जरूरी है। 6 वेदांग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो प्रमुख रूप से कितने वेदांग हैं, 6 वेदांग है। फिर राजाओं के द्वारा और 3 उच्च वर्णों के धनाढ़ी पुरुषों द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनिक। फिर उसके बाद में गृह सूत्रों में जात कर्म, जन्मानुष्ठान, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। ये किस में मिलता है अपने को, गृह सूत्रों में। गृह सूत्रों में जैसे जात कर्म संस्कार हो गया, जन्म के बाद जो अनुष्ठान करवाया जाता है, नामकरण हो गया, उपनयन संस्कार हो गया, विवाह संस्कार हो गया, श्राद्ध पक्ष आते हैं अपने। तो ये सब का उल्लेख अपने को किस में मिलते हैं, गृह सूत्रों में मिलते हैं। स्रोत सूत्र और गृह सूत्र दोनों की रचना लगभग ईसा पूर्व 600 से 300 के आसपास मानी जाती है। जबकि शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विधिक प्रकार के मापों का विधान वर्णित है। ज्यामिति और गणित के अध्ययन का आरंभ वहीं से होता है। कहाँ से होता है, जहाँ से ये शुल्ब सूत्र और यज्ञ वेद के अपने को रचना मिलती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपने धार्मिक ग्रंथ। आगे बात किसकी करते हैं, धार्मिक ग्रंथ। तो महाभारत, रामायण और प्रमुख पुराणों का अंतिम रूप से संकलन 400 ईसा पूर्व के आसपास हुआ प्रतीत होता है। कब होता है, जो महाभारत है, रामायण है, पुराण है, इनका जो उल्लेख है, संकलन है, इनका संकलन का मतलब इकट्ठा करना, इनका उल्लेख संकलन है वो 400 ईसा पूर्व के आसपास प्रतीत होता है। जबकि महाभारत को व्यास की कृति माना जाता है। व्यास मतलब वेद व्यास। तो महाभारत की कृति व्यास, वेद व्यास को मानते हैं। इससे 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4थी सदी ईसा पूर्व तक की स्थिति का आभास होता है। जो महाभारत ग्रंथ है बहुत ही विशाल ग्रंथ है, जिसमें 24,000 अपने को श्लोक मिलते हैं। तो इसमें अपने को प्रमुख रूप से 10वीं सदी से लेकर जो 4थी सदी ईस्वी है, यानी 10वीं सदी ईसा पूर्व, कितने साल हो गए देखो।
तो यहाँ से अपने को किसकी जानकारी मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है। जबकि महाभारत में 8800 यानी 8800 श्लोक थे और इसका नाम था जय संहिता। जब महाभारत के अंदर 8800 श्लोक होते हैं उस समय इसका नाम होता है जय संहिता, जिसका अर्थ होता है विजय संबंधी ग्रंथ संग्रह। आप अगर ऐसा समझेंगे तो आप आराम से अपनी लैंग्वेज में बनाकर अच्छे से लिख सकेंगे। जिसका अर्थ क्या होता है, विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। कालांतर में महाभारत में श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई। कालांतर के मतलब बाद में आने वाले, पहले 8,800 थी, उसके बाद में 24,000 हो जाती है, तो 24,000 हो गई। और ये भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा मिलती है। तो भरत नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो भरत जन के राजा थे सुदास, जैसो दशरथ के युद्ध हुआ था उसकी जो कथा है, उसके वंशजों की कथा अपने को महाभारत में मिलती है, इस कारण इसका नाम पड़ा भरत। अंततः महाभारत में 1,00,000 श्लोक हो गए और तद अनुसार ये सहस्त्रसप्तशती अर्थात संहिता अर्थात महाभारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर आता है अपने वाल्मीकि। फिर अगला ग्रंथ क्या आता है, वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6,000 श्लोक थे। जो रामायण है, रामायण में अपने को कितने मिलते हैं, 6,000 श्लोक मिलते हैं, जो बढ़कर 12,000 हो गए। अंततः ये 24,000 श्लोक हो गए। और रामायण की रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में शुरू हुई थी। किसके द्वारा, वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचना की गई। तब से ये 5 अवस्थाओं में गुजर चुकी है और इसकी 5वीं अवस्था ईसा की 12वीं सदी में आई थी। जैनों और बौद्धों के धार्मिक ग्रंथों में ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है, अपने को जैनों और बौद्धों के धार्मिक ग्रंथों में ऐतिहासिक व्यक्तियों के घटनाओं का उल्लेख मिलता है। जैसे महावीर स्वामी हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, ऋषभ देव हो गए, या और भी जो महान व्यक्ति हुए हैं उनका हमें उल्लेख मिलता है। तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। प्रश्न याद कर लेना, जो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए थे, पाली भाषा में लिखे गए थे। ये भाषा मगध अर्थात दक्षिण बिहार में बोली जाती है। ये भाषा मगध अर्थात दक्षिण बिहार में बोली जाती है। एक बात और बता देता हूँ, मेरी क्लास केवल आपके कॉलेज एग्जाम के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे टॉपिक में अपने हाथ से लिखे हुए सभी एग्जाम की तैयारी के लिए, चाहे आप सीटेट की कर रहे हो, चाहे आप पशु परीक्षा कर रहे हो, चाहे आप चतुश्रेणी कर रहे हो, रीट कर रहे हो, सेकंड कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत शानदार तरीके से समझा रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते रहें। फिर अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास का काल विभाजन करो। प्रश्न आएगा आपके लिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा कि भारतीय इतिहास का काल विभाजन किस प्रकार है। तो स्रोतों के आधार पर भारतीय इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा आता है अपने को ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एज। प्राचीन इतिहास का ये काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। प्रागैतिहासिक काल को कैसे याद करोगे, जिसमें अपने को कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, जिस काल में मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, किसी प्रकार के उसको ज्ञान नहीं था, एक प्रकार से वह अज्ञानी व्यक्ति था, मूढ़ व्यक्ति था, किसी प्रकार का क्या नहीं था, सभ्य नहीं था, उसको रहना कहना बैठना खाना पीना कुछ भी नहीं करना आता था। तो ये काल था प्रागैतिहासिक काल। दूसरा काल आता है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते थे जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले, साथ ही लिखित साक्ष्य भी मिले। पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, प्राचीन साक्ष्य, लेकिन उसके साथ अपने को क्या मिलते हैं, लिखित साक्ष्य मिलते हैं, और लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। लिखित साक्ष्य मिल तो गए लेकिन अपने को क्या करेगा, उसको पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए इस काल को क्या बोलते हैं, कांस्य युग कहा जाता है। इस काल को जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इस युग को क्या कहते हैं, कांस्य युग भी कहा जाता है। तीसरा प्रमुख रूप से काल आता है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज। तो ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जहां पर लेखन कला उपलब्ध थी। ऐतिहासिक काल में क्या हो गया, जो इतिहास स्रोत भी मिलते हैं और लिखने के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हो गए और लेखन कला भी अपने पास आ गई थी, तो पढ़ने में सफलता भी प्राप्त हो गई। लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद का काल ऐतिहासिक काल कहलाता है। लगभग 600 ईसा पूर्व का जो बाद का समय होता है वो अपने ऐतिहासिक काल माना जाता है। सब फिर बात करते हैं प्रागैतिहासिक। तो भारत में प्रागैतिहासिक काल की अवस्था को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। सबसे पहले मैं आपके सामने बात करूंगा पूरा पाषाण काल की विशेषताएं। किसकी बात करूंगा, पूरा पाषाण काल की विशेषताएं। तो पूरा पाषाण काल को भी फिर 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है इसमें निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल जो कि 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित की गई इसकी अवधि,
और कुलाड़ी, हस्तकुटार, विदारणी और खंडक चोपर का उपयोग इस काल की विशेषताएं मानी जाती है। कौन कौन सी? एक तो कुलाड़ी हो गई, हस्तकुटार जो हैंड हैक्स हाथ में ले जाने वाली कुलाड़ी, और खंडक हो गया चोपर, इस काल की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है। निम्न पूरा पाषाण काल के स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित पंजाब की सोहन या सोहन नदी की घाटी में पाए जाते हैं। अनेक स्थल कश्मीर और थार मरुभूमि में मिलते हैं। जो अनेक स्थल है वो कहाँ से मिलता है अपने को? कश्मीर और थार मरुभूमि में। आप अगर थक गए हैं तो आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि थकना आपके लिए, रुकना बिल्कुल भी मना है। पेपर बहुत सर पर है, बस आपको पढ़ाई करनी है। आपको ये वीडियो कुछ भी करके 2 बार देखना है। अगर 2 बार भी अगर आपने देख लिया ना, तो आपके गारंटी लेता हूँ कि प्रश्न गलत नहीं होगा, और आप खुद है ना वापस आकर टेलीग्राम के माध्यम से मुझे मैसेज करोगे, सर आपने मेरा बहुत फ़ायदा कर दिया, ऐसे बताओगे आप। गारंटी लेता हूँ मैं पूरी। तो निम्न पूरा पाषाण काल के औजार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के बोलन घाटी में पाए जाए। तो राजस्थान की मरुभूमि के डीडवाना क्षेत्र से तथा नर्मदा की घाटियों में और मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाओं और शैलाश्रमों में मिले औजार 1 लाख ईसा पूर्व के माने जाते हैं। ये निम्न पूरा पाषाण के क्या बता रहे हैं अपने को कि औजार मिले, एक तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में और एक अपने बोलन घाटी में। जो मिर्जापुर की जो बोलन घाटी है वहाँ पर भी क्या मिले? औजार मिले। जैसे हस्तकुटार हो गया, या मान लो अपने कोई और औजार हो गया, कुछ भी जोपर है, कोई भी औजार है तो वह वहाँ से मिले। जिसमें से राजस्थान की जो डीडवाना का क्षेत्र है, डीडवाना कुचामन अभी नया वर्तमान जिला है, वहाँ से भी अपने को मिला है। नर्मदा की घाटियों और मध्य प्रदेश के जो भोपाल की भीमबेटका है, वहाँ से भी अपने को कुछ न कुछ औजार जरूर है, आवश्यक रूप से हमें प्राप्त हुए हैं। फिर बात करेंगे मध्य पाषाण काल। अगला काल आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल मिडल पैलेस्टोलिथिक एज की इसकी अवधि 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 यानी 10,000 साल की। तो 40,000 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित की गई है। इस काल में उद्योग मुख्यतः पत्थर की पपड़ी से बनी वस्तु का था। इस काल में उद्योग किसका था? प्रमुख रूप से पत्थर की जो पपड़ी बनी हुई थी उसका उद्योग था, और ये पपड़ियां संपूर्ण भारत में पाई जाती। मध्य पूरा पाषाण काल के प्रमुख औजार फलक, वेदनी, छेदनी, खुरचनी इस काल के प्रमुख क्षेत्र मिलते हैं, और पूरा पाषाण स्थल भी पाए जाते हैं। इस काल में एक प्रकार के सरल भट्टिकाश्म उद्योग जो पत्थर के गोलों से स्थापित होते थे, जो तृतीय हिमालयन काल में थे। इस युग की शिल्प सामग्री नर्मदा नदी के तट के अनेक स्थानों पर, तुंगभद्रा नदी के दक्षिणार्थी स्थानों पर पाई जाती है। फिर अगला तीसरा काल आता है उच्च पूरा पाषाण काल। आराम से पढ़े, अच्छे से पढ़े, ध्यान से सुने, याद होगा जरूर आपको। उच्च पूरा पाषाण क्या है? तो उच्च पूरा पाषाण का मतलब सीधा शॉर्टकट याद कर लो, 40,000 से लेकर 10,000, 30,000 का काल। आर्द्रता कम थी, विस्तार हिमयुग की अवस्था था, और अपेक्षाकृत जो जलवायु थी गर्म थी। इतना याद हो गया? क्या याद करना है? आर्द्रता कम, विस्तार हिमयुग की तरह, और अंतिम अवस्था के साथ जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी। फिर नए चकमक उद्योग की स्थापना होती है। आधुनिक प्रारूप के मानव क्या करते हैं? विशेषताएं देखते हैं। जैसे भारत में फलकों की तक्षणियों का प्रयोग होता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के पठार में पाए जाते हैं। जबकि उच्च पूरा पाषाण में मानव के उपयोग के लिए गुफाएं शैलाश्रय भोपाल से दक्षिण से 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका मध्य प्रदेश से मिलती है। ये लाइन दोबारा पढ़िए कि जो उच्च पूरा पाषाण काल में जो मानव के उपयोग के लिए जो गुफाएं होती है, जिसमें मानव रहता था, आग का आविष्कार करता है गुफाओं के माध्यम से, फिर वहाँ पर भोजन पकाता, गुफा उसके लिए रहने का साधन था। तो वहाँ पर क्या करता है, भोपाल से 40 किलोमीटर दूर है भीमबेटका, वहाँ पर उसको क्या मिलते हैं? कुछ शैलाश्रय उसको प्राप्त होते हैं। फिर गुजरात के टिब्बों के ऊपरी तलों पर पूरा पाषाणीय भंडार भी मिलते हैं, जिसमें सल्कों, फलकों, तक्षणियों, खुरचनियों आदि का क्या होता है? अधिक मात्रा में प्रयोग देखने को मिलता है। नया प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हड़प्पा के बारे में कुछ देख लेते हैं एक बार पहले। हड़प्पा की सभ्यता में दोस्तों यही पॉइंट याद करना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उपमहाद्वीप में क्या करती है? प्रथम जो नगरीय क्रांति होती है उसकी अवस्था को दर्शाती है। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 में हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के होने की जानकारी दी थी। किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने, जबकि 1826 में दी थी। किसके बारे में? हड़प्पा नामक स्थल के बारे में, एक प्राचीन सभ्यता के बारे में जानकारी दी जाती है। सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई, जिसका श्रेय 1875 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI
को प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम को दिया जाता है। ये आमतौर पर सभी पढ़ते भी हैं, हर परीक्षाओं में पूछते हैं प्रश्न ऐसा कि जो हड़प्पा है उसके जो खोज का श्रेय किसको दिया जाता है, तो अपने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो कि ASI है उसके महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम को दिया जाता है। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपने कनिंघम की जो प्रमुख आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक उसके बाद के कालों में संबंधित पुरातत्व में थी। कनिंघम ने हड़प्पा की आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों द्वारा लिखे गए वृत्तांतों का प्रयोग किया था। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहरें खोज निकाली जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन से संबंध थी। अगला पॉइंट यही बनता है, याद कैसे करना है इसको, कि जो 1921 आता है, 1921 में अपने एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है दयाराम साहनी। क्या नाम होता है? दयाराम साहनी। वे क्या करता है? हड़प्पा में मोहरें खोजते हैं। मोहरे का मतलब समझ गए आप, जैसे ठप्पा लगाने वाली चीज़ें होती है, तो वे मोहरें खोज करते हैं जो कि आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंधित थी। ये आरंभिक जो प्राचीन स्तर मिलते हैं अपने को ऐतिहासिक, उससे भी कई प्राचीन स्तर को देखने को मिलती है। उसके बीच में चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री भी आते हैं, उनके द्वारा कुछ वृत्तांत भी लिखे जाते हैं जो कि 4वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य क्या करते हैं? उपमहाद्वीप आते हैं, जिसमें कनिंघम एक प्रमुख रूप से माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक अन्य पुरातत्वविद होता है जिनका नाम होता है राखलदास बनर्जी। क्या नाम होता है? राखलदास बनर्जी। उन्होंने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरें मोहनजोदड़ो से 1922 में खोजी थी। दयाराम साहनी ने तो कहाँ पर खोजी थी? हड़प्पा में। जबकि जो राखलदास बनर्जी होते हैं वे 1922 में मोहनजोदड़ो से भी क्या खोजते हैं? मोहरें खोजते हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सका कि ये दोनों पुरातत्व स्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के माने गए। जैसा कि हमने भूगोल में भी पढ़ा है कि जो पेंजिया महाद्वीप था पहले, तो पेंजिया महाद्वीप के क्या होते हैं? धीरे धीरे विखंडन होते हैं, टुकड़े होते हैं, उसके बाद 7 महाद्वीपों में बढ़ जाते हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। जैसे दक्षिण अमेरिका की, अफ्रीका की एक जैसी स्थिति होती है। क्यों होती है? कि वहाँ की जैव विविधता, डेंसिटी, अलग अलग घनत्व है देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से हम पता चला सकते हैं कि ये एक ही जैसे क्षेत्र है और एक ही क्षेत्रों के टुकड़े हुए बाद में प्लेटों के खिसकने से, अब घर्षण से या अपरदन से क्या होता है? उसमें बदलाव आता है। उसी प्रकार जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ये क्या है? एक ही पुरातात्विक संस्कृति के साक्ष्य माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लेना कि हड़प्पा घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों का वर्णन करो। प्रश्न आएगा ऐसा, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों का वर्णन करो, ऐसा प्रश्न आए तो आपको ऐसा लिखना है। देखो, हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार मिले। हड़प्पा के दुर्ग में कितने कोठार मिले? 6 कोठार मिले, जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पंक्तियों में निर्मित है। ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पंक्तियों में निर्मित है। प्रत्येक कोठार 15.23 मीटर लंबा जबकि 6 मीटर चौड़ा देखने को मिलता है और ये नदी के किनारे कुछ मीटर की दूरी पर स्थित है। इस 12 इकाइयों का समूचा तल क्षेत्र 838। ये आंकड़े याद करने की जरूरत नहीं है, जबकि आपको इतना याद करना है कि मोहनजोदड़ो से अपने को कोठार प्राप्त हुआ है जिसका लंबा इतना है, चौड़ा इतना है, आप लिख देना। जिस पर क्या बना है? वर्ताकार चबूतरा भी बना हुआ है। फसल को सुरक्षित रखने के लिए कुछ फरस भी बने हुए हैं जिस पर गेहूं और जौ के दाने अपने को मिलते हैं। इसको ज़्यादा सोचना नहीं है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो का सबसे अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानघर है। क्या है? विशाल स्नानघर, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में स्थित है। इसका जो विशाल जलाशय है वो कहाँ पर है? दुर्ग के टीले में स्थित है। और ये ईंटों के स्थापत्य का सुंदर उदाहरण मिलता है। ईंटों के स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। ये 11.88 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा मिलता है। जबकि स्नानघर के दोनों सिरों पर तल तक जाने हेतु सीढ़ियाँ बनी हुई है और इसका फर्श पक्की ईंटों का बना है। जो मोहनजोदड़ो है उसका जो फर्श है वो कैसी ईंटों से बना है? पक्की ईंटों से बना है। और ये विशाल स्नानघर धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना हुआ है, जो कि भारत में प्रत्येक धार्मिक कर्म में आवश्यक रहा है। जो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानघर है, प्रमुख रूप से अगर देखें हम तो धार्मिक स्नानघर के लिए माना जाता है। किसके लिए? धार्मिक जो स्नानघर पहले बड़े होते थे, साथ में स्नान करते थे, उसके लिए महत्वपूर्ण है। और ये बड़ी इमारत, अनाज रखने का कोठार भी अपने को यहाँ से मिलता है। यहाँ से मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से विशाल इमारत जहाँ से अनाज रखने का कोठार अब भी अपने को
मिलता है। मोहनजोदड़ो से कई कुएं भी हमें प्राप्त हुए जिनकी संख्या 700 थी। कपड़ों के टुकड़े के साक्ष्य, चांदी के फूलदान के साक्ष्य, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति की कटाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है, जबकि कपड़े की छाक भी अपने को दिखाई देती है। अगला स्थल आता है धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित खादिर बैंत के किनारे स्थित है। धोलावीरा कहाँ पर है? धोलावीरा प्रमुख रूप से गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। और धोलावीरा स्थापित हुआ। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। यहाँ पर क्या था? साफ पानी मिलता और जमीन भी उपजाऊ थी। धोलावीरा नगर 3 भागों में बटा हुआ था। धोलावीरा नगर 3 भागों में, प्रत्येक जो भाग था पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती, जिसके अंदर क्या होते? बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते। पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें होते, उनमें भी क्या बना हुआ था? प्रवेश द्वार बना हुआ था। फिर अगला, इसके स्थल में एक खुला मैदान होता जो कि सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए आयोजित किया जाता। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े साक्ष्य उत्कीर्ण होते हैं। अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। अभिलेखों को जो संभवतः किस में जड़ा गया था? लकड़ी में जड़ा गया था। और ये अवशेष क्योंकि सामान्यतः हड़प्पा के लेख मुहर जैसे छोटी पाई जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं अपने रोपड़। अगला स्थल आता है रोपड़। तो रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी, एक कब्रगाह में आदमी के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तन, आभूषण, शर्ट, फलक महत्वपूर्ण अपने को मिलते हैं। और अगला स्थल आता है बालाकोट। बालाकोट के बारे में जानकारी जरूरी है क्योंकि बालाकोट में भवन निर्माण के लिए मुख्यतः कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। किसकी ईंटों का? कच्ची ईंटों का। ये सीप उद्योग यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग था। कौन सा उद्योग? सीप उद्योग यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग था। यहाँ से बड़ी संख्या में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े भी हमें प्राप्त होते हैं। अगला कोट दीजिए, आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। फिर बात करते हैं सामाजिक जीवन। हड़प्पाई का जो सामाजिक जीवन था उसके बारे में भी एक नज़र डाल लेते हैं। हड़प्पाई समाज मात्र सत्तात्मक था। मात्र समाज के संकल्पना के सामने आए। पुरुष और महिलाओं दोनों के सवादों से आभूषण प्राप्त होते हैं। हड़प्पा के कब्रिस्तान में उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी मिलती है, जहाँ से क्या मिलता है? छल्लों, जैस्पर, मन के सैकड़ों की संख्या में क्या मिलता है अपने को? आभूषण। कहीं के मर्तकों के तांबू के दर्पणों के साथ भी दफनाया जाता है, परंतु हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को मर्तकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाया जाने का अपने विश्वास नहीं था। हड़प्पाई लोग जऊ, गेहूं को चक्कियों में पीसकर उनके आटे की रोटी बनाते और फल भी पसंद करते। अनार और केले के ये मांस और मछली भी खाते थे। अनार और केला तो खाते, साथ साथ में मांस मदिरा का भी सेवन करते थे। हड़प्पाई लोग कपड़ा बुनना जानते थे। हड़प्पाई लोग क्या जानते थे? कपड़ा बुनना जानते थे। ये सामाजिक है इसकी स्थिति। कपड़ा बुनना जानते। यहाँ के मिट्टी के तकवे से ज्ञात होता कि बहुत सी स्त्रियां घर पर सूत काटने का कार्य करती थी। हड़प्पा के लोग क्या करते? जो स्त्रियां होती वो सूत काटने का भी कार्य करती। स्त्रियां छोटा घाघरा पहनती जो कमर बंद से कसा होता था। स्त्रियां क्या करती? छोटा घाघरा पहनती जो कमर बंद से कसा हुआ था। पुरुष कपड़े की लंबी चादर शरीर पर ओढ़ लेते, जबकि हड़प्पा सभ्यता में कपड़े सूती होते और इन पर उपयोग होता। स्त्रियां केस भांति भांति से संवारती और केसों को भांति भांति से गूंजती और कंगों से सजाती थी। ये आप लिख सकते हो बारे में इसकी जानकारी। हड़प्पावासी मनोरंजन के साधनों का प्रयोग करते और यहाँ में बच्चों के खेलने के लिए कच्चे और कंचे और मिट्टी की बैलगाड़ी, चिड़ियों के आकार की सीटियाँ और विभिन्न प्रकार के झुनझुना भी उसको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है वैदिक साहित्य। अगला है वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य में 4 वेदों ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग को शामिल किया जाता है, जिनका विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले बात करेंगे वेद की। सबसे पहले बात करते हैं वेद की। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना अर्थात ज्ञान। जानना अर्थात ज्ञान। वेदों के संकलनकर्ता कौन माने जाते हैं? कृष्ण द्वैपायन। कौन माने जाते हैं? कृष्ण द्वैपायन माने जाते हैं। इन्हें वेदों के पृथक्करण और व्यास के कारण वेद व्यास भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? वेद व्यास भी कहा जाता है। चारों वेदों के सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं और वेदों की रचना देवताओं द्वारा किए जाने के कारण इनको अपौरुषेय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? अपौरुषेय भी कहा जाता है। इनमें यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को सम्मिलित रूप से वेदत्रयी कहते हैं। जो 3 वेदों का समूह है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? अपने वेदत्रयी बोलते हैं। जो इस प्रकार है। ऋग्वेद जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 11 बाल खिल्य सूक्त भी मिलते हैं। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का अर्थ क्या होता है?
अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत थी और ऋग्वेद का दूसरे से 7वां मंडल सर्वाधिक प्राचीन होता है। 10वां मंडल सबसे नवीन है। ऋग्वेद का पाठ करने वाला होता है या होत्र कहलाता। ऋग्वेद के दूसरे से 8वें मंडल के रचयिता क्रम से विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कण्व, अंगिरा थे। ऋग्वेद की 5 शाखाएं साकल, वास्कल, आश्वलायन, शंखायन, मांडुकायन। 9वां मंडल सोम को समर्पित है, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का भी हमें उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख हमें किस में मिलता है? पुरुष सूक्त में भी, यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे सामवेद की। तो सामवेद इसके अंतर्गत 1875 ऋचाओं में 75 सूक्तों के छोड़कर शेष ऋग्वेद से लिए गए। जो 1875 ऋचा है उसमें से 75 सूक्तों के छोड़कर शेष किससे लिए गए? ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम पुस्तक है। ये भारतीय संगीत शास्त्र पर क्या है? प्राचीनतम पुस्तक है। सामवेद का गायन करने वाला उद्गाता या उद्गृत कहलाता है, जिसकी 3 शाखाएं कोथुम, जैमिनीय, उद्गात। कोथुम, जैमिनीय, उद्गात, इसकी 3 शाखाएं हो गई। और सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के रूप में जैमिनी को माना जाता है। अगला वेद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद 3 नंबर वेद है। इस वेद में, इस ग्रंथ में गद्य और पद्य में सम्मिलित यज्ञ की विधियां प्रमुख रूप से यजुर्वेद को आप ऐसे ध्यान रख लो। 2 शाखाएं, एक तो अपने कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। और इसमें प्रमुख रूप से अपने को जो भी युद्ध यज्ञ के अनुष्ठान है, पूजा विधि है, कर्म कांड आदि संबंधी कोई भी उल्लेख अपने को मिलता है। अदर्व्यू कहते हैं इसके, और इसके वैसे ही संबंध प्रश्न बनते हैं। इसमें 2 हो गए, गद्य और पद्य हो गए, और शुक्ल और कृष्ण भी यजुर्वेद होते हैं। फिर आता है अथर्ववेद। इसकी रचना अथर्व ऋषि ने की थी और इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोने, विज्ञान संबंधी रोग आदि साधक के समय इसकी जानकारी हमें देखने को मिलती है। इसकी 2 शाखाएं प्रमुख, एक तो शौनक और एक होती है पिपलाद। एक शौनक और एक पिपलाद, इसकी 2 शाखाएं मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों की बात करते हैं तो वेदों की जो विशिष्ट व्याख्या के लिए क्या करते हैं? ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ये गद्य में रूप में लिखे गए सभी ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। और ब्राह्मण ग्रंथों के जो रचयिता कौन है? याज्ञवल्क्य मुनि को माना जाता है, जिसमें ऐतरेय, कौशिकी, जैमिनी इत्यादि ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। आरण्यक शब्द अरण्य से बना, यानी फॉरेस्ट, जंगल से, और इसका अर्थ होता है वन। और ये ब्राह्मण ग्रंथों का परिशिष्ट होता है। इस ग्रंथ में रहस्यवादी सिद्धांतों का विवरण होता है। जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म इत्यादि का विशद विवरण अपने यहाँ से मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं उपनिषद। उपनिषद क्या होते हैं? तो उपनिषद का अर्थ उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठ कर सीखी जाती है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप ले जाने वाला, जहाँ से ब्रह्मा और आत्मा के संबंध में दार्शनिक चिंतन होता है। जहाँ से ब्रह्मा और आत्मा के संबंध में दार्शनिक चिंतन होता है। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। जो उसकी वेदांत हमने बात कर ली थी, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, दोबारा नहीं पढ़ेंगे। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, प्रमुख रूप से 6 वेदांग अपने देखने को मिलते हैं। फिर अगला बहुत ही शानदार प्रश्न आता है, मौर्य काल को जानने के स्रोत। अगला प्रश्न है मौर्य काल को जानने के स्रोत। मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने में हमारी सहायता करने वाले साहित्यिक तथा पुरातात्विक साक्ष्यों की कमी नहीं है। उस समय के विदेशी यात्रियों के विवरण और विदेशी रचनाकारों की पुस्तकों से मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। बौद्ध रचनाएं, जिसमें दिव्यवदान, महावंश, दीपवंश तथा जैन साहित्य, कल्पसूत्र, परशिष्ट, पर्वन इत्यादि भी मौर्य काल के इतिहास के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव के कथा सरित सागर और सेमेंद्र की रचना वृहत कथा मंजरी से मौर्य प्रशासनिक तंत्र तथा तत्कालीन समाज का चित्र हमें प्रस्तुत होता है। तो 4-5 रचनाओं को याद कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से 1-2 आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाएंगे। कैसे? या तो आपको मिलान वाला पूछ लेंगे या सीधा पूछ लेंगे कि कथा सरित सागर किसकी रचना है। तो किसकी है? सोमदेव की। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाखदत्त की। जबकि मेगस्थनीज की इंडिका के आधार पर प्लिनी तथा प्लूटारक ने क्या करते हैं? प्लूटारक ने मौर्य शासन की काल विधि की प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। निरियाकस, आनेसिक्रिटस, अन्य ग्रीक रचनाकारों ने इस दौर की ऐतिहासिक घटनाओं का हमें विवरण प्रस्तुत किया है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन के शिलालेखों एवं अभिलेखों से मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी हमें प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपने अशोक का अलग प्रश्न आता है। अशोक के बारे में देख लीजिए थोड़ा। अशोक ने
अशोक का समय 273 से 232 ईसा पूर्व। तो अशोक ने 273 ईसा पूर्व में सत्ता प्राप्त की, किंतु उसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। सत्ता प्राप्ति तथा राज्याभिषेक के मध्य के 4 वर्षों में सत्ता के लिए संघर्षों का दौर चला। मंत्री राधा गुप्त की सहायता से अशोक निर्विवाद रूप से मौर्य सम्राट बना था। किसकी सहायता से? उसकी सहायता से। अशोक के बारे में अगला पॉइंट है कि अशोक पहला भारतीय राजा था जिसने अपने अभिलेखों के द्वारा अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोक पहला राजा था जिसने अपने अभिलेखों के द्वारा क्या किया था? अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोक के अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा गया। अशोक के अभिलेखों कितनी श्रेणियों में? 5 श्रेणियों में। पहला दीर्घ शिलालेख, दूसरा लघु शिलालेख, तीसरा पृथक शिलालेख, चौथा दीर्घ स्तंभ शिलालेख और चौथा आता है लघु स्तंभ लेख। अशोक का नाम केवल प्रथम लघु शिलालेख पर ही मिला है, जो कर्नाटक के 3 स्थान, मध्य प्रदेश के 1 स्थान पर पाए गए। अशोक के शेष अभिलेखों में केवल देवानाम प्रियदर्शी ये उपाधि अभी 12वीं क्लास के एग्जाम में भी पूछ ली गई है, तो आप प्रश्नों को ऐसे ध्यान रखें। प्रश्न आते हैं आपके, मैं यह चाहता तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन मात्र 3-4 आपको क्वेश्चन करवा देता, अगर आपको 15-20 में करवा देता 20 मिनट में, लेकिन मैंने सोचा हिस्ट्री का ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको लिखने की जरूरत है ज़्यादा। अगर आपको कुछ शब्द नहीं देंगे, अगर आपको कुछ विचार अपने द्वारा व्यक्त नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं लिख सकते। इसलिए मैं आपको ये वीडियो 1 घंटे का क्लास ले रहा हूँ, इसलिए आपका थोड़ा टाइम ले रहा है ज़्यादा। बाकी यहाँ से प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएगा, इतनी गारंटी देता हूँ। आपने अगर इस वीडियो को देख लिया ना 1-2 बार, एक तो आप अभी और एक आपने अगर परीक्षा के समय देख लेना, इस इतिहास में आपके अच्छे नंबर बन जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास और मेरा दावा है। तो अशोक के अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप, महादेश और अफगानिस्तान में भी पाए गए। ये 45 स्थानों में कुल 182 पाठांतरों में पाए गए। प्राकृत भाषा में लिखे अशोक के अभिलेख साम्राज्य के अधिकांश भागों में ब्राह्मी लिपि में नहीं मिलते हैं। पश्चिमोत्तर भाग में अशोक के अभिलेख खरोष्टी और अरामाइक लिपियों से मिलते हैं। तो अशोक की लिपि एक तो खरोष्टी हो गई और एक अरामाइक। तो आपको ये बता देता हूँ, अशोक की लिपियों को किसी और के द्वारा नहीं पढ़ा गया, जबकि अंग्रेज अधिकारी आते हैं वो अशोक की लिपियों को पढ़ते हैं और आसानी से पढ़कर जाते हैं। अफगानिस्तान में की भाषा और लिपि अरामाइक और यूनानी दोनों है। अशोक एक धर्म, एक भाषा और प्राय एक लिपि के सूत्र संपूर्ण देश को जोड़ने में सफल रहा। अशोक संपूर्ण देश को जोड़ने में सफल रहा था। बस इसके बारे में इतनी जान करेंगे। अगला प्रश्न अगर आ सकता है तो ये आएगा कि अशोक का अंतिम युद्ध कलिंग युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं? तो अशोक की गृह और विदेश नीति बौद्ध धर्म के आदर्श से प्रेरित थी। अशोक की जो गृह और विदेश नीति थी किस धर्म से? बौद्ध धर्म से आदर्श प्रेरित थी। शासन बनने के बाद उसने केवल एक युद्ध किया जो कलिंग युद्ध के नाम से जाना गया। कलिंग कहाँ पर? उड़ीसा में। तो अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्षों के पश्चात अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। तो कलिंग युद्ध में हुए भारी नरसंहार से अशोक का हृदय द्रवित हो गया और उसने बेरी घोष की जगह दम घोष की नीति अपनाई। ये प्रश्न बन जाएगा कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में बेरी घोष की जगह कौन सी नीति अपनाई? तो दम घोष की नीति अपनाई थी। अर्थात उसने दूसरे राज्यों पर भौतिक विजय की नीति त्याग दी और सांस्कृतिक विजय पाने की अपने को इच्छा बताया। अशोक ये मानने लगा कि पराये राज्यों के सैनिक विजय के उपयुक्त क्षेत्र समझना अनुचित है, उन्हें आदर्श विचारों से जीतने का प्रयास करना चाहिए। अशोक ने राजुक नामक अधिकारी की नियुक्ति की, जिसने प्रजा को पुरस्कार और दंड दोनों देने का अधिकार प्राप्त किया। फिर अशोक की दम नीति। अशोक की दम नीति इतनी है कि कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक बौद्ध बन गया। कलिंग युद्ध के बाद क्या बन गया? अशोक बौद्ध बन गया और उसने बौद्धों को अपार धन दिया। ये दम यात्रा थी। अशोक ने श्रीलंका और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने धर्म प्रचारक भेजे। ईसा पूर्व 2री और 1ली सदियों के ब्राह्मी अभिलेख श्रीलंका में गए। पारंपरिक अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बौद्धों का 3रा सम्मेलन आयोजित किया था। कितना सम्मेलन? 3रा सम्मेलन आयोजित किया था। अगला प्रश्न है प्रमुख सातवाहन वंश। प्रमुख सातवाहन वंश की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं सातकर्णी प्रथम। ये प्रश्न आएगा आपके, सातकर्णी प्रथम शासन के बारे में प्रश्न आपके आएगा, याद कर लेना। तो 106 से 130 ईसा पूर्व सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक सातकर्णी प्रथम था, जिसकी उपलब्धियों की जानकारी नागानिका के नाना घाट अभिलेख से मिलती है। भूमि दान का पहला साक्ष्य इसी अभिलेख से प्राप्त होता है और इसने दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो जो सातकर्णी प्रथम था
उसने कौन सी उपाधि दी थी? दक्षिणाधिपति उपाधि प्राप्त की थी, ग्रहण की थी। और हाल, अगले शासक आते हैं हाल। तो सातवाहन वंश में हाल महानतम शासक था। वह एक बड़ा कवि और कवियों के विद्वानों का आशा जाता था। हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक काव्य की रचना की, जिसकी राजभाषा में वृहत कथा के लेखक गुणाढ्य तथा कांत्रत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन निवास करते थे। फिर आते गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो कि 106 से 130 ईस्वी सातवाहन वंश के ऐश्वर्य को गौतमीपुत्र सातकर्णी ने स्थापित किया था। सातवाहन वंश के या सातकर्णी वंश के या सातवाहन वंश के एक ही बात है। तो उसके जो ऐश्वर्य को किसने स्थापित किया? गौतमीपुत्र सातकर्णी। जो सातवाहन वंश थे उनकी जो आगे उपाधि लगती वो माँ का नाम लगता, जैसे गौतमीपुत्र और भी कोई नाम लगते हैं। तो इसका दावा था, जबकि उसने क्षयहरात वंश का नाश किया। किसका? क्षयहरात वंश का नाश किया था। फिर वशिष्ठी पुलुमामी, इसके सिक्के और अभिलेख आंध्र में मिलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र द्वितीय नदी के तक सातवां राज्य का बन चुका था। एक अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण कि कनिष्क के बारे में आप क्या जानते हैं? कनिष्क कौन था, कहाँ से आया था, इसके बारे में आपने क्या पढ़ा है? तो देख लीजिए एक बार। कनिष्क महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। कनिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध कुषाण शासक था। कनिष्क कौन था? कुषाण शासक। उसने मथुरा को अपनी राजधानी बनाया। इसने 78 ईस्वी में शक संवत्सर लिया, और जो वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति यानी चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया, जहां बौद्ध धर्म दो संप्रदाय हीनयान और महायान शाखाओं में विभाजित हो गया। जब बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखाओं में विभाजित हुआ तो ये चतुर्थ संगति किसके द्वारा आयोजित की गई? तो कनिष्क के द्वारा आयोजित की गई थी। कनिष्क के उत्तराधिकारी पश्चिमोत्तर भारत पर लगभग 230 ईसा पूर्व तक शासन करते रहे। उनमें से कुछ ने तो शुद्ध भारतीय नाम धारण कर लिए, जैसे वासुदेव। ईरान की सासानी शक्ति से ईसा के 3वीं सदी के अफगानिस्तान। अगला प्रश्न आता है गुप्त वंश। गुप्त साम्राज्य का उद्भव उत्तर भारत में कुषाण साम्राज्य के पतन के यानी हार के पश्चात हुआ था। गुप्तों ने कुषाणों और सातवाहनों से बड़े भूभाग पर राज्य स्थापित किया। गुप्त शासक मुख्यतः वैश्य थे। कैसे थे? वैश्य थे। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं, उसी प्रकार वैश्य थे। इन्होंने उत्तर भारत को चौथी तथा 5वीं शताब्दी का एक सूत्र में बांधे रखा। ईसा की 3री सदी के अंत तक गुप्त वंश का आरंभिक शासन उत्तर प्रदेश और बिहार में था। इसकी सत्ता का केंद्र प्रयाग में था। गुप्त वंश के शासक प्रारंभ में कुषाणों के सामंत थे। गुप्तों ने जीन, लगाम और बटन वाले कोट, पतलून और जूतों का प्रयोग कुषाणों से सीखा था। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। गुप्त वंश के शासक प्रारंभ में कुषाणों के सामंत थे, जबकि गुप्तों ने जीन, लगाम, बटन वाले जो कोट थे, पतलून और जूतों का प्रयोग था, वो किससे सीखा? कुषाणों से सीखा था। कुछ गुप्त राजाओं को उत्तम और अद्वितीय महारथी, रथ पर लड़ने वाले कहा गया, लेकिन उनकी मूल शक्ति का आधार घोड़ों का प्रयोग था। क्या था? घोड़ों का प्रयोग था। गुप्त शासकों ने कालांतर में अपना आधिपत्य अनुगंग यानी मध्य गंगा का मैदान, प्रयाग, साकेत और मगध पर स्थापित किया। गुप्त वंश के अभिलेख के साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों के आदि पुरुष का नाम श्रीगुप्त था। जो गुप्त वंश का आदि पुरुष था यानी संस्थापक था, उसका नाम क्या था? श्रीगुप्त। 240 से 280 थे। उसका उत्तराधिकारी पुत्र घटोत्कच था। प्रभावती गुप्त के ताम्रपत्र अभिलेख से पता चलता है कि श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। श्रीगुप्त क्या था? गुप्त वंश का संस्थापक था। फिर सीधे हम बात करेंगे समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी। समुद्रगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त के प्रथम पुत्र उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। समुद्रगुप्त प्रकृति में मौर्य सम्राट अशोक के विपरीत था। अशोक शांति और अनाक्रमण की नीति के विश्वास करता था, परंतु समुद्रगुप्त हिंसा और विजय में आनंद पाता। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था जिसका नाम था हरिसेन। अपने एक लंबे अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति में उसने वर्णित किया कि समुद्रगुप्त ने किन किन लोगों द्वारा प्रदेशों को जीता था। प्रश्न आ सकता है कि हरिसेन के किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि हरिसेन है, किसकी रचना की थी? प्रयाग प्रशस्ति की। समुद्रगुप्त द्वारा विजित स्थान और क्षेत्रों को 5 भागों में बांटा गया। प्रथम समूह, द्वितीय समूह, तृतीय समूह, चतुर्थ समूह, 5 समूह। तो 5 समूह में अलग आ गया। प्रथम में अपने गंगा, यमुना, दोआब आ गया। द्वितीय में पूर्वी हिमालय के राज्य, तृतीय में 8वीं राज्य,
चौथे में पूर्वी दक्कन और पांचवें में शक और कुषाणों के नाम उसने दे दिए थे। फिर अगला देखो आपके लिए महत्वपूर्ण ऐसे डायग्राम लाया हूँ याद करने के लिए। सीधा छोटा प्रश्न यहाँ से आएगा आपके लिए, ठीक है, छोटा प्रश्न आएगा तभी तो आपके लिए लेकर आए हूँ। केंद्रीय स्तर के अधिकारी कुमारामात्य प्रांतों का प्रशासक होता, महादंडनायक न्यायाधीश होता, महाबलाधिकार सेना का सर्वोच्च अधिकारी, जबकि भंडागाराधिकृत सेना राजकोष का अधिकारी होता। ध्रुवाधिकरण कौन होता? भूमि कर संग्रह करने वाला अधिकारी। अग्रहारिक दान विभाग का प्रधान होता, जबकि पूर्वपाल कौन होता? नगरीय क्षेत्रों का प्रमुख पूर्वपाल कहलाता था। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के बारे में। किसके बारे में? हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन का प्रशासन प्रभाव युक्त और विकेंद्रित था। हर्षवर्धन के पास 1 लाख घोड़े तथा 60,000 हाथी थे। राज्य को समर्पित विशेष सेवाओं के पुरोहितों को भूमि दान देता। हर्षवर्धन क्या करता? पदाधिकारियों ने सनद के द्वारा भूमि प्रथा चलाई और हेनसांग द्वारा हर्षवर्धन की राज की आय को 4 भागों में बांट दिया। एक तो राजा खर्च वास्ते, एक विद्वान वास्ते, एक अमलों के लिए, पदाधिकारियों के लिए और एक धार्मिक कार्यों के लिए उन्होंने 4 भागों में बांट दिया। जबकि राज्य का मंत्री माने भी कहीं कर दियो, उस अधिकारी हम जागीर दे दी। और ऐसा ज्ञात होता है कि वेतन और पुरस्कार के रूप में भूमि देने की सामंती प्रथा हर्षवर्धन ने शुरू की। तो हर्षवर्धन के बारे में आप लाइन ये लिख दोगे कि हर्षवर्धन ने जो भूमि सुधार है या जो भूमि देने की जो परंपरा है वो किसके समय से हुई? हर्षवर्धन के समय मानी जाती है। फिर विधि व्यवस्था सही नहीं थी और चीनी यात्री वेनसांग की सुरक्षा का प्रबंधन भी किसके द्वारा छीन गया? विशेष रूप से इसके द्वारा डाकुओं से सुरक्षा और जिसके द्वारा ये छीन लिया गया। और हेनसांग के द्वारा डकैती करने वाले को राजद्रोही माना जाता था। हेनसांग के द्वारा डकैती करने वाले को क्या बोलते? राजद्रोही मानते थे। फिर एक कन्नौज के लिए त्रिदलीय संघर्ष, ये प्रश्न परीक्षा में आएगा, पूरा याद करके जाना आप। कन्नौज के लिए त्रिदलीय संघर्ष क्या है? हर्ष के समय से ही कन्नौज का नियंत्रण उत्तरी भारत पर प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था। वस्तुतः कन्नौज पर अधिपत्य त्रिसंघर्ष क्या हुआ था? 3 राष्ट्रों के मध्य हुआ था, जिसकी बात इसमें करूंगा मैं आपके लिए। कन्नौज पर अधिपत्य होने से गंगा घाटी एवं इसमें उपलब्ध व्यापारिक एवं कृषि संबंधित समृद्ध साधनों पर नियंत्रण हो सकता। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, देखो लाइन आ गई, याद कर लेना कि 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियां, एक पाल वंश, एक प्रत्यार वंश, एक राष्ट्रकूट वंश, उन्होंने क्या किया? उन तीनों के बीच में एक संघर्ष आरंभ हुआ, जिससे त्रिपक्ष संघर्ष जो कि 200 वर्षों तक चला। कभी इसमें पालों की जीतें होती है, कभी प्रत्यारों की जीत जाते हैं, कभी राष्ट्रकूट जीत जाते हैं। तो अंत में जाकर इस पे जो कन्नौज होता है उस पर किसका शासन होता है? राष्ट्रकूट वंश का अधिकार हो जाता है। अगला प्रश्न आता है कि गुप्तोत्तर काल में शिक्षा और विज्ञान का विज्ञान। गुप्तोत्तर काल में शिक्षा तथा विज्ञान का ज्ञान विज्ञान। मंदिर उच्च शिक्षा की व्यवस्था करते थे। उच्च ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शिष्य को गुरु के पास जाना पड़ता। जब गुप्त काल था उस समय शिक्षा का क्या प्रमुख माध्यम था कि गुरु होता, उसके पास शिष्य जाता, शिक्षा ग्रहण करता, फिर उसी के पास रहता। अध्ययन के मुख्य विषय वेद और व्याकरण, तर्क शास्त्र, दर्शन, जिस पर ज्ञान विज्ञान होता। नालंदा बौद्ध विहार शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। नालंदा बौद्ध विहार शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। और इस प्रकार के दूसरे केंद्र विक्रमशिला, ओदंतपुर होते और ये तीनों बिहार में स्थित थे। कश्मीर शिक्षा का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र था। इस काल में कश्मीर में अनेक शैव पंथ और शिक्षा केंद्र माने जाते थे। भास्कर द्वितीय की रचना लीलावती दीर्घ काल तक मानव ग्रंथ बनी थी। तो याद कर लीजिए कि भास्कर द्वितीय की एक रचना है जिसका नाम है लीलावती। क्या नाम है? लीलावती। फिर अल बरूनी भारतीय ज्ञान विज्ञान का बहुत प्रशंसक था, लेकिन इसने यहाँ के ज्ञानी लोगों अर्थात ब्राह्मणों की वर्जनशील वृत्ति की क्या थी? शिकायत की है। तो अल बरूनी ज्ञान विज्ञान का क्या था? बहुत प्रशंसक व्यक्ति माना जाता है। कुछ अब देखो आपकी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको करवा देते हैं, साथ साथ ज्यादा नहीं करवाएंगे, बस आपको जो मैं करवाऊंगा वहीं से प्रश्न आपके आ जाएगा। पहला प्रश्न है किरातार्जुनीयम ग्रंथ का लेखक कौन था? भारवी, दंडिन, विष्णु शर्मा, शूद्रक। तो याद कर लेना किरातार्जुनीयम का ग्रंथ का लेखक कौन है? अपने भारवी है। दूसरा प्रश्न है कालिदास को भारत का शेक्सपियर किसने कहा है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर किसने कहा? वी.एन. स्मिथ, मैक्स मुलर, मोरलैंड, ए.एल. बॉसम। तो वी.एस. स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? वी.एस. स्मिथ ने इसको कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऋतु संहार, मेघदूत, मालविकाग्निमित्र, मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस किसकी नहीं है? इसकी अपने कालिदास की नहीं है। जबकि ये मुद्रा राक्षस किसकी है? तो विशाख दत्त की रचना है।
अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित हैं। प्रश्न ध्यान से सुने, प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित हैं हरिसेन, वासुल, वत्सवटी, वीरसेन। इससे हो जाएगा हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त का क्या था, दरबारी कवि था। इसके द्वारा एक प्रयाग प्रशस्ति की क्या की थी, रचना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए कि आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे। आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी भीनमाल, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी साकेत। तो आर्यभट्ट प्रमुख रूप से अपने कहाँ के निवासी थे, अपने पाटलिपुत्र के थे। अगला प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय का नवरत्न नहीं था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5-7 क्वेश्चन बताएं यहाँ से। अगर आपने अच्छे से ध्यान से देख लिया तो आपके सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय का नवरत्न नहीं था? कालिदास, विष्णु शर्मा, वराहमिहिर, घटकर्पर। तो इसका सही आंसर है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा इसका क्या नहीं था, नवरत्न शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। लास्ट अंतिम क्वेश्चन आज का, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कर प्रथम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। क्या हो जाएगा? ब्रह्मगुप्त इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने इतिहास के पेपर के लिए अपने जी जान से और जितना जल्दी हो सका आपको समझाकर भी साथ में, और आपको एक भी प्रश्न छूटे नहीं, और आपके प्रश्न अगर परीक्षा में आए तो गलत नहीं करके हो। 1 घंटे का अगर आप समय देंगे अच्छे से, और अगर आप ज़्यादा समय देना चाहते हैं, यानी इस वीडियो अगर आपने 2 बार देख लिया ना, तो आपके पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा। फिट का मतलब परीक्षा में जब कॉपी पेन लेकर बैठोगे तो आप सीधे लिखते चले जाओगे, और मेरा ये पूरा विश्वास है आप अच्छे से इसको देख कर जाओगे। और इस जो साथ में 5-7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए उसको भी ध्यान से देखना। लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को लाइक करके बाद में इसमें पूरा होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे कि सर वीडियो अच्छा था, नहीं था। अगर नहीं था तो सीधे बोल देना सर वीडियो अच्छा नहीं था। अगर अच्छा है, आपके लिए लाभदायक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ सर हमने कुछ नहीं पढ़ा था, हमारे अंतिम क्षणों में ये काम आ गया, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। बाकी जैसे BSTC की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, या अपने चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल की क्लासेस चल रही है, वीडियो डाल रहा हूँ परमानेंट। जैसे राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, सरकार के सांसद के अंग हो गए, अलग अलग वीडियो अपने डेली नोट्स के माध्यम से आ रहे हैं। और इस जो पेपर है, ये जो प्रश्न है महत्वपूर्ण, आपके लिए पेज हैं इतने, इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मिशन गवर्नमेंट टीचर SP, या इसकी सीधी डिस्क्रिप्शन अपने इस वीडियो के लिंक में दे रखी है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि सभी दोस्त लोग, आपके जो भाई बहन हैं, सभी अच्छे से इसको देख सकें, जिसके अच्छे से नंबर आ सके। आप सभी का विश्वास होगा, आप सभी का प्यार होगा, एक दिन बड़ी ऊंचाई तक छूंगे। तो जय हिंद, जय भारत। मैं श्याम सुंदर पंचारिया आप सभी के लिए अच्छी प्रार्थना करता हूं ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा और शानदार हो।